नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम आपदा के दौरान सुरक्षित रहने के उपायों पर चर्चा करेंगे। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आपदा प्रबंधन की बेहतर तकनीक से हम इसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। आपदा के दौरान सुरक्षित रहने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी जन साधारण को होना बेहद जरूरी है। इस संबंध में आप अपने सवाल स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञों से कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्णा एस वत्स और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर कामरान फारूक। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू मैडम। श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुली हुई है। नंबर है 2331-4444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। मैं नंबर फिर से दोहराती हूँ, 2331-4444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वत्स जी, और सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो नैसर्गिक या प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनमें एक बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन जी, और फिर सूखा। तो ये मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाएं हैं। छोटी छोटी और भी आपदाएं आती हैं, जैसे हेल स्टॉर्म हुआ, तो ना कहीं पर वो काल बैशाखी है, कहीं पर थोड़ी हीट वेव की भी संभावनाएं रहती हैं। तो ये सारी छोटी भी जो छोटी आपदाएं भी आती हैं। इसके साथ साथ कुछ जो मानव निर्मित आपदा है, वो जैसे किसी भी तरह का केमिकल इंडस्ट्रियल हैजर्ड हुआ, जहाँ गैस का रिसाव हुआ, जहाँ कहीं पर कुछ विस्फोट हुआ, दुर्घटनाएं हुई, या कहीं ऐसी भगदड़ मची, तो वो भी उनको भी हम एक मास कैजुअलिटी इंसिडेंट के रूप में देखते हैं। इन सभी तरह की आपदाओं से जो उनका मुकाबला करने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमारी अलग अलग रणनीति होनी चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले सवाल लेते हैं उत्तर प्रदेश से उमर जी का, फिरोजाबाद से है जी। उमर जी। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है, जो बरसात के मौसम में जो बिजली वगैरह गिरती है और हम लोग खुले में होते हैं, तो इससे कैसे बचें? देखिए, जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो थोड़ा एक तो आप देखें कि अगर बादल गरज रहा हो और वो बिजली कड़कड़ाती रहे हो तो एक सुरक्षित जगह में जाना चाहिए। खुले जगह में रहने से जो है वो हानि की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, और अभी देश में बहुत जगह से इस तरह के जनहानि के समाचार आते रहते हैं। तो जब भी इस तरह की बात हो तो आप जितनी जल्दी से जल्दी हो एक सुरक्षित जगह में, और सुरक्षित जगह का मतलब होता है किसी मकान में, किसी ऐसे स्ट्रक्चर में आप शरण लें, किसी जलाशय के पास न खड़े हों, किसी वृक्ष के पास न खड़े हों। तो इन ऐसी जगहों पर खड़े होने से आपके हानि की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप किसी सुरक्षित जगह में जाएं, और वहाँ जब तक वो स्थिति बनी रहे तब तक आप वहीं पर रहें। डॉक्टर कामरान, इसी संबंध में आपसे सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति होती है जब बिजली गिरी हो और आदमी से प्रभावित हुआ हो, तो उसे पहले जो प्राथमिक चिकित्सा किस तरह की उपलब्ध कराई जानी चाहिए? जनरली कोई भी अगर इस टाइप का आपका एक्सपोजर है
तो जो फर्स्ट एड है वो मोर और लेस सेम ही होती है, आपको पेशेंट को रिवाइव करना होता है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो जैसे वत्स साहब ने कहा कि सबसे पहले तो आप सेफ जगह जाइए, डोंट बी इन द ओपन। और अगर डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपके ऊपर प्रभाव हुआ है, अगर आप बेहोश हो गए हैं तो सबसे पहले तो आपको हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस हो। सेकेंड थिंग है आपको देखना है कि पेशेंट का हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं, दैट इज़ द मेन थिंग। क्योंकि क्या होता है, लाइटनिंग से होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो बॉडी के थ्रू जब लाइटनिंग जाती है तो एक तो हार्ट के कंडक्शन पर प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है हार्ट चलना बंद हो जाए, उसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो रुक जाती हैं। तो एक तो ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि पेशेंट का या जो स्ट्रक है, प्रभावित है, उनका हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा सपोज, उसको भी देखने का तरीका है, पल्स से देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो उसको चेस्ट कंप्रेशन देके CPR करना पड़ेगा, यू हैव टू रिवाइव। द सेकेंड थिंग इज कि हीट जो होती है बॉडी में, व्हेन दी जो लाइटनिंग पास होती है बॉडी में, तो उससे मसल बहुत डैमेज होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, सपोज पेशेंट ठीक ही है, बहुत माइल्ड है अगर एक्सपोजर, तो लॉट ऑफ वाटर शुड बी गिवन, क्योंकि रीनल शटडाउन की प्रॉब्लम होती है, किडनी खराब हो सकती है। तो दीज आर द टू थिंग्स। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट सर्वाइव कर रहा है कि नहीं, और क्योंकि इसमें संभावना कम होती है जीवित बचने की। वही है कि इतना ज़्यादा होता है जो लाइटनिंग का बहुत ही स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपने इलेक्ट्रिकल वायर छू लिया तो हल्का सा होता है, लेकिन लाइटनिंग में बहुत पावरफुल होता है। तो जब बॉडी के थ्रू पास होता है करंट, तो होता है डैमेज ज़्यादा होता है। हीट के मौके, हीट की उस तरह से भी कि बॉडी बहुत हीटअप हो जाती है, मसल डैमेज बहुत होता है, और हार्ट के कंडक्शन प्रॉब्लम्स होती है। तो कितनी देर के अंदर अगर मरीज को, प्रभावित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो बचने की संभावना हो सकती है? उसका तो ये है कि जितना जल्दी हो सके, मतलब आइडियली अगर आप कहें, टेक्निकली आप पूछें तो अगर हार्ट अरेस्ट होने के बाद इंसान के पास 5 से 7 मिनट होता है मैक्सिमम, तो जबकि ब्रेन में अगर किसी को CPR देना आता हो तभी बचाया जा सकता तो है। इसीलिए एडवाइजेबल यही होता है कि सारे बच्चों को स्कूल में जो हैं या जो भी एडल्ट्स हैं उनको CPR ज़रूर, बेसिक CPR ज़रूर सीखना चाहिए। इसमें अच्छी बात यह है कि जो पेशेंट जनरली होते हैं, दे आर फिट हेल्दी एडल्ट्स, स्वस्थ होते हैं। तो अगर आपको CPR देना आता है और सपोज हार्ट रुकने की वजह से वो बेहोश हुआ है, तो आप CPR देंगे तो रिवाइव हो जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि पेशेंट हेल्दी है, हार्ट भी हेल्दी है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग कि वो हार्ट स्टॉप हो गया, कंडक्शन ब्लॉक हो गया है। तो जैसे ही आप CPR देंगे वो वापस आ जाता है। तो हॉस्पिटल्स क्या इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आम लोगों को? बिल्कुल, हम लोग तो देते हैं, रेगुलरली देते हैं। हॉस्पिटल हमारे प्रोग्राम भी चल रहा है, हम स्कूल में जाके भी बच्चों को सिखा रहे हैं। बहुत सारे BSF के, CRPF के और जगह फोर्सेस के लोग आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एटलीस्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट सारे नागरिकों को सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि जब वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बने तो उनको एटलीस्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए। जी, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं आगरा से राजू। मेरा महोदय को नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहूंगा। अवश्य पूछिए। सवाल तो ये है कि वज्रपात के समय हमें इमीडिएटली किस नंबर पे कॉल करके सहायता प्राप्त करनी चाहिए? तो एक जो कॉमन नंबर है वो 112 है, 112। तो आप 112 पर फ़ोन करें और किसी भी तरह की मदद हो, वो चाहे रेस्क्यू की मदद हो या मेडिकल असिस्टेंस की मदद हो, उसके लिए एक ही नंबर है। और वो नंबर पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो आप 112 पर कांटेक्ट करें और मदद के लिए अनुरोध करें। ये जो बारिश का मौसम है, इन दिनों हम देखने भूस्खलन की घटनाएं बहुत होती हैं। जी। तो इसके लिए हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब इस तरह का जब बारिश होती है और काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होती है, 100-200 मिलीमीटर से ज़्यादा, और आप ढलान पर रह रहे हों, तो वहाँ पर भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक तो आप हमेशा एक सुरक्षित जगह पर चले जाएं जब इस तरह की बारिश हो रही हो, क्योंकि वहाँ जो है वो जो पहाड़ की जो मिट्टी है वो फूल जाती है, और फिर वहाँ से जो एक बार शुरू हो जाता है तो वो लैंडस्लाइड का सिलसिला चलते रहता है फिर, क्योंकि वो मिट्टी जो है वो और सारा जो ओवरबर्डन है वो नीचे उतरते जाता है।
और बारिश, चूंकि वो सॉइल में, मिट्टी में वो कैपेसिटी नहीं रहती है कि हम पानी को और सोख सकें, तो पानी के साथ साथ मिट्टी और फिर पत्थर और सब ये सब और बहुत तेजी से नीचे की ओर आते हैं, उससे ना घर दब जाते हैं, लोग दब जाते हैं। तो इसमें सुरक्षित जगह पे जाना ही एक सुरक्षित जगह पर जाना हो, आप जरा उस स्थिति को पर निगरानी रखें। अगर स्थानीय अधिकारियों से कहा कि अगर कहीं ऐसी स्थिति है तो उसके पहले जो भूस्खलन आता है और लगे कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, तो एक छोटा मोटा दीवार भी कर लें वहाँ पर, जिसके कारण कम से कम जो भी मलबा है वहाँ पर रुक सके। अगर वो संभव नहीं है तो फिर लोगों को वहाँ से वो जगह छोड़ना ही उचित होगा। तो जब भी इस तरह की बारिश हो रही हो तो वहाँ और इस अलर्ट भी इशू किया जाता है, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। ऐसी हर स्थिति में आप उस स्थिति पर पूरा सावधानी बरतें और सुरक्षित जगह जाने का प्रयत्न करें। उड़ीसा से हमारे श्रोता हैं पद्मलोचन मोहंती जी। मोहंती जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते जी, मैं दोनों विशेषज्ञों को नमस्ते। और मेरा सवाल है कि जो नेचुरल और अननेचुरल दोनों जो आपदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स उसको डील करते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, लेकिन हमारा राज्य में वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डील करते हैं। तो जब आपदा आता है तो उन लोगों का कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा कम होता है, तो इसलिए क्या कोऑर्डिनेशन करना है, एनजीओ जो होते हैं उन लोगों का भी क्या? इनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी, पर जो भी हमें समझ आया वो ये कहना चाह रहे थे कि जो राज्य में जो जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए, उनका कोऑर्डिनेशन कम होता है सेंटर के साथ। देखिए, और उड़ीसा जो चक्रवात से हमेशा प्रभावित होता है। आपत्ति प्रबंधन जो है वो राज्य का विषय है जी। और जो जब भी आपत्ति आती है तो उसको उसका उत्तर देने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार होती है। तो राज्य सरकार के स्तर पर एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है और डिपार्टमेंट का भी रोल होता है, दोनों का। तो जैसे उड़ीसा में, जैसे उन्होंने बात की, तो उड़ीसा में उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और राज्य है। उड़ीसा में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी है। तो हर ऐसी स्थिति में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राज्य सरकार स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का मदद ले करके वो रिस्पॉन्ड करती है। उनको ज़रूरत पड़ती है तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी मदद ली जाती है और उनका भी वहाँ पर डिपुटेशन होता है। इसके अलावा अगर भीषणता ज़्यादा है तो हम आर्मी की, एयरफोर्स की, उनकी भी मदद लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सतत निगरानी रखी जाती है हम, और राज्य सरकार इसका पूरा एहतियात लेती है। और कम से कम उड़ीसा में तो ऐसा हमने देखा है कि हमेशा बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। तो बिना कोऑर्डिनेशन के यह संभव नहीं होगा, है ना। महाराष्ट्र थाने से गुरुनाथ हैं फोन लाइन पर। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते सर को भी नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो मतलब हमारे जो फोरकास्ट वेदर के बारे में जो फोरकास्ट हमारे आईएमडी करते, तो सर ये मतलब पहाड़ों पे जो मतलब बादल फटते जो अचानक मतलब कई मिनटों का खेली होता है, तो दूसरे मतलब बारिश कितनी होने वाली है, रेड अलर्ट देते हैं, ऑरेंज अलर्ट देते हैं। तो ये इसके बारे में मतलब ऐसी कोई तकनीकी नहीं है कि आईएमडी के पास इनकी बादल फटेंगे, और इसके बारे में देखिए, आईएमडी हमारे जब भी इस तरह की अतिवृष्टि की संभावना होती है तो आईएमडी पूर्व सूचना देती है, चेतावनी देती है और लोगों को आगाह करती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब कि अतिवृष्टि बहुत अति सामान्य हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में खास करके पहाड़ों में कहाँ पर ये होगी, ये थोड़ा इसका अनुमान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये बहुत कुछ पहाड़ों की स्थिति के कारण ऐसा होता है।
और हम IMD पूरा अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयत्न करती है कि हम अगले 2-3 दिनों में कहाँ पर अतिवृष्टि होगी इसकी सूचना दी जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्थिति ऐसी बनती है कि किस निश्चित जगह पर इस तरह की अतिवृष्टि होगी यह कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ तकनीकी विकास हो रहा है टेक्नोलॉजी का, और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में IMD और भी प्रिसीजन के साथ और भी बारीकी के साथ पूर्व सूचना दे सकेगा। आपातकालीन स्थिति के लिए कहा जाता है इमरजेंसी किट आप तैयार रखें, तो इस किट में क्या क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब आप बताएं। देखिए बहुत वेरिएबल है एक्चुअली डिज़ास्टर के किस टाइप का डिज़ास्टर आएगा, बट इन जनरल जो रिससिटेशन किट है वो हेल्थ केयर वर्कर के लेवल पे जो होती है उसमें तो आपको सारा एम्बू बैग होना चाहिए, इंट्यूबेशन का सामान होना चाहिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स होना चाहिए, जैसे रिससिटेशन कार्ड कहते हैं, ताकि एक तरह से एडवांस लाइफ सपोर्ट आप पेशेंट तक ले जा सकें। लेकिन घर में आप कहते हैं तो उसमें कहना मुश्किल है कि आप इमरजेंसी में क्या रख सकते हैं अनलेस आप ट्रेंड है। बेसिकली एक एम्बू बैग तो होना ही चाहिए, जैसे आप कम से कम पेशेंट को ब्रीदिंग दे सकें। एम्बू बैग और कार्डियक कंप्रेशन के लिए तो आपको आना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन। यही दो बेसिक जो लाइफ सपोर्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको हार्ट के कंप्रेशन देना है, यानी छाती दबा के हार्ट को आपको कंप्रेस करना है, और दूसरा है आपको ऑक्सीजनेशन करना है या ब्रीदिंग करनी है या पेशेंट ब्रीथ करना बंद हो रहा है। तो ये दो ही चीज़ें होती हैं। बट मोस्टली जो आपातकालीन किट है वो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस का एक ग्रुप आजकल आ रहा है जो हम जिनको ट्रेन करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। जो जैसे भी ट्यूब डालनी है तो LMA होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स होती हैं, IV कैनुलास होते हैं, सारी ड्रग्स होती हैं जिससे पेशेंट को रिवाइव किया जा सके। तो बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाते कई इलाकों में और उसके बाद कई बीमारियां फैलती हैं, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरह की बीमारियों के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए अपने स्तर पर? एक बेसिक चीज़ तो ये है कि आप जब भी पानी आप पिए तो उसे बॉईल करके पिए, क्योंकि बारिश में बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि पानी के अंदर भी इन्फेक्शन हो। तो एक बेसिक चीज़ जो आप कर सकते हैं, आसान चीज़ है वो, कि जब भी जो भी खाने का पानी है और जो पीने का पानी है उसको बॉईल करके पिए। एटलीस्ट उससे मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। बाकी दवाइयाँ कुछ होती हैं ठीक करने के लिए, वो तो मेडिकल ड्रग्स हैं, उनका आप आई थिंक जनरल पब्लिक के लिए तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा पानी के साथ सावधान रहें, अपने हाथ अच्छे से धोएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भूल जाते हैं कि हाथ की सफाई करनी है, साबुन से अगर हाथ धो लें और पानी अगर साफ़ पी लें तो उससे ऑलमोस्ट 70 to 80% बीमारियाँ से बचा जा सकता है। मोहन पासवान दरभंगा बिहार से हैं। जी मोहन जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम नमस्ते, सर को भी नमस्ते। नमस्ते जी। सर, प्राकृतिक निर्मित आपदा तथा आदमी निर्मित आपदा कौन कौन से हैं सर, जो जान ले रहे हैं सर? इससे बचने का मुख्य रूप से उपाय क्या क्या है सर? मानव निर्मित आपदा के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मानव निर्मित आपदा जो है वह ये जो आप गैस का रिसाव जो होता है ना, जहाँ पर कल कारखाने लगे रहते हैं वहाँ पर गैस का रिसाव या किसी भी तरह के विस्फोट की घटना, आपने सुना होगा कि बहुत जगह जो केमिकल इंडस्ट्री जो होते हैं वहाँ पर विस्फोट होता है, वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, आग लगती है। तो ये सब कुछ जो है सो मानव निर्मित कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो कहीं भगदड़ मचती है आजकल तीर्थ और ऐसे धार्मिक जगहों में, लोग कभी है ना इस तरह की जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो ये सब भी चीज़ें जो हैं सो मानवीय निर्मित जो स्थितियां हैं उसमें सम्मिलित की जाती हैं। वत्स जी, केरल में जो भूस्खलन हुआ था जी, उससे आप किस श्रेणी में रखना चाहेंगे? नहीं, वो तो बहुत ही भारी बारिश के कारण ये हुआ, तो ये बिल्कुल ही प्राकृतिक आपदा है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी आपदा जो होता है उसका कुछ ना कुछ मानवीय पक्ष होता है ना, और सामाजिक पक्ष होता है। जैसे पूर्ण रूप से प्राकृतिक आपदा कहना है ना आजकल जो है शास्त्र सम्मत नहीं है,
क्योंकि अगर आप क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, ढलान पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अगर ढलान पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो ढलान असुरक्षित होगा, ढलान जो है अनस्टेबल होगा, और मान लीजिए कि वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, और इन सब कारण से जो स्थानीय जो पर्यावरण है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब भी उसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। लेकिन जो इमीडिएट ट्रिगर था वो तो भारी बारिश ही के कारण ही ये हुआ। भूकंप संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या सलाह देंगे सुरक्षित रहने के लिए? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो कि भूकंप आने पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कहाँ पर उनको सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे कि किसी एक ऐसे जगह पर टेबल के नीचे है ना, तो वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जो है दीर्घकालीन जो उपाय वो ये है कि घर को सुरक्षित रखें, हम घर को भूकंप रोधी बना सकें। और घर को भूकंप रोधी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप अपने कॉलम्स और बीम्स को थोड़ा मजबूत कर लें, थोड़ा सा आप ना दीवार में थोड़ा ब्रेसिंग्स कर लें, कॉर्नर में को स्ट्रेंथन कर लें, तो इन सब चीज़ों से भी वो घर भूकंप रोधी हो जाता है। और कभी भी जब भूकंप की स्थिति बनती है तो कम से कम घर को क्षति होगी लेकिन घर गिरेगा नहीं। तो ये सारे उपाय भूकंप के लिए करने आवश्यक हैं, खास करके जो घर पहले से बने हुए हैं, क्या उनमें भी ये चीजें की जा सकती वही हैं? मैं कह रहा हूँ कि वो रेट्रोफिटिंग उसको कहा जाता है कि जैसे आपका घर है तो आप उसके कॉर्नर को थोड़ा सुरक्षित और मजबूत कर लें। कॉर्नर को इस तरह से वो एक आप क्रॉस स्टोन होता है उसको लगाएंगे तो थोड़ा उस घर को बांधना जरूरी है। तो घर को जब बांधेंगे आप ना, और उसको कई तरह से बांध सकते हैं आप, थोड़ा लिंटल बैंड लगा लें, छतों में थोड़ा ज़्यादा और मजबूती लाएं। तो इन सब चीज़ों से घर को आप भूकंप रोधी बना सकते हैं। और जो बने हुए घर हैं उनमें भी आप ये सुधार ला सकते हैं, उनको भी भूकंप रोधी बना सकते हैं। अनिल कंसाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। अनिल जी। हेलो जी। अनिल जी आपकी आवाज हमारे बारिश की दिन पर पानी के तो ये का पानी या ट्यूबवेल का पानी इनका साफ करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आप अपना सवाल फिर से दोहराइए। सवाल ये है कि जैसे बारिश के दिनों में अधिकतर जो समस्या होती है जब पानी की घरण होती है गांव में, जैसे कुएं का पानी है इसकी सफाई नहीं होती है, तो इसको साफ करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मेरे ख्याल से डॉक्टर कामरान ने पहले भी बताया है कि आप साफ पानी पिए, वही कहना चाह रहे हैं कि बारिश के दिनों में पानी गंदा होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसका सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि पानी को आप बॉईल करें और फिर किसी भी चीज़ में छान के आप पिएं, उससे मेजॉरिटी ऑफ दी माइक्रोब्स मर जाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। पानी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता लेकिन एटलीस्ट आपको इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। तो साफ सफाई का ध्यान रखना, पानी उबाल कर पीना ज़रूरी है इस मौसम में, बारिश के मौसम में। आपदा प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? आपदा प्रबंधन एक पूरी प्रणाली का नाम है और उसमें एक तो कि हम कोई भी आपदा है उसका मुकाबला कैसे करें, उसका जान माल की जो हानि है उसको कैसे कम कर सकें, वहाँ पर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाना, उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको सुरक्षित जगह पर रखना। तो ये एक रिस्पांस का भाग हुआ, लेकिन रिस्पांस अपनी ओर से पूरा नहीं होता है। फिर लोगों को अगर घरों का नुकसान हुआ, उनके व्यवसाय को नुकसान हुआ, तो उसके पुनर्वसन की जिम्मेदारी भी रहती है। तो किस तरह से पुनर्निर्माण और पुनर्वसन को भी लाया जाए रिस्पांस के साथ साथ, इसको रिकवरी और तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं? इसमें चैलेंजेस ये होते हैं कि ये पूरे आप अच्छे से असेसमेंट करें किसके घर का नुकसान हुआ, उसको सब उस सारा जो है उसका लेखा जोखा ले करके फिर उसको कितनी सहायता दी जाए, उसको किस तरह की तकनीकी सहायता दे सके ताकि वो घर का वो पुनर्वसन कर सके।
अगर उसके व्यवसाय का नुकसान हुआ है तो उसे किस तरह से उसको आर्थिक मदद दी जाए। इसके साथ साथ कुछ अगर सब्सिडाइज रेट पर उसको लोन अगर देने की बात हो रही है तो वो सब की व्यवस्था की जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत बड़े उपक्रम की आवश्यकता होती है जिसमें काफ़ी एजेंसीज शामिल रहते हैं, तो ये सब करना होता है। इसके अलावा जो है मिटिगेशन बहुत ज़रूरी है ना, प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे कि कहीं बाढ़ आ रही है तो आप खाने पीने की इतनी सामग्री रखें कि लोग अगर बाढ़ से कहीं डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं तो उनको खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो दी जा सकें, जो मेडिकल असिस्टेंस है वो दी जा सके। साथ साथ फिर जो है कि उस एरिया में बार बार बाढ़ आती है उसके लिए क्या किया जाए, गांव को और कैसे ऐसे जगह पर गांव के आसपास क्या इंतजाम किया जाए ताकि बाढ़ का पानी अंदर ना आ सके, किस तरह के प्रोटेक्शन वॉल बना सकें। तो ये जो है रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन, ये चारों आपदा प्रबंधन के भाग हैं। आपदा में अपने परिवार वालों को या बच्चों को या वैसे बच्चे जो अपने माता पिता को खो चुके हैं वो काफ़ी अवसाद में आ जाते हैं, तो उन्हें किस तरह इनसे उबारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये वेल नोन एंटिटी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें जो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में एक डर बैठ जाता है। तो मोस्टली तो ये होता है कि इनकी काउंसलिंग होना चाहिए। सोशल वर्कर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं जो इनको बताएं कि भाई ये डिज़ास्टर्स या नेचुरल डिज़ास्टर स्पेशली ये अनप्रेडिक्टेबल और पार्ट ऑफ लाइफ है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। किसी और जो घटनाएं होती हैं ज़िंदगी में और मुश्किलें होती हैं ये भी उन्हीं का पार्ट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर लाइफ को आगे बढ़ाना है दे हैव टू साइकोलॉजिकली, बेसिकली इसका ज़्यादा पार्ट तो साइकोलॉजिकली होता है, मानसिक होता है। तो उनको एनकरेजमेंट देना है, उनकी काउंसलिंग कराना है, उनको सपोर्ट देना है जिस तरह दे सकें, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो विक्टिमाइज हुए हैं, सिर्फ उनके साथ ही हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनके लिए राज्य शासन की एक नीति होती है, कोई भी आकर के उन्हें अडॉप्ट नहीं कर सकता है। उसके काफ़ी उसका एक ना वेल लेड प्रोसीजर है कि अगर उनको फिर और वो स्टेट गवर्नमेंट उनको उनकी रखवाली करता है, उनकी देखभाल करता है और उनकी सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। और फिर उनको फिर अडॉप्शन के लिए उसकी एक प्रक्रिया है। तो जो भी बच्चे अनाथ होते हैं उसके लिए उसका कस्टोडियन स्टेट गवर्नमेंट होता है और उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया फॉलो की जाती है। वत्स जी, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि परंपरा और प्रौद्योगिकी हमारी ताकत है और इस ताकत के साथ हम न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आपदा प्रतिरोध से संबंधित सर्वश्रेष्ठ मॉडल तैयार कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोगों का जो परंपरागत ज्ञान होता है, ट्रेडिशनल, उनसे भी फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री ने 10 स्तरीय कार्यक्रम इसके लिए निर्धारित किया है आपदा प्रबंधन के लिए, और उसमें उन्होंने इस बात पर काफ़ी जोर दिया है कि दोनों प्रौद्योगिकी और स्थानीय जो ये ज्ञान है और स्थानीय जो लोगों को जो स्थानीय कौशल है उसका भी दोनों का प्रयोग किया जाए। तो जैसे कि हम कोई भी आपत्ति आती है तो जैसे आपदा मित्र हैं तो ये स्थानीय लोग हैं, उनको हम डिप्लॉय करते हैं, पर उसके साथ साथ और भी टेक्नोलॉजी लाते हैं जिसके कारण लोगों को बाहर निकाला जाए। तो ये एक खास तरह का एक ऐसा उपक्रम होता है जिसमें हर तरह की बात लाई जाती है। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।